हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उसी से आज जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन होगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है दो धनात्मक चाहे दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए दिया हुआ है हमारे पास, तो ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है बी क्यू और प्लस आर। तो ये आर का जो वैल्यू होता है हमारे पास, ये आर का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेस होता है और इक्वल टू होता है आर और लेस होता है बी के। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो देखिए, सेकंड नंबर में हमारे पास दिया हुआ है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, क्या पूर्णांक संख्याओं के संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है या संभव है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है उसको हम लोग आराम से संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारे पास पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ये हमारे पास 0, ये होगा 1, इस साइड में 2 और इस साइड में 3। इस तरीके से ये साइड में हमारे पास क्या चलेगा, पॉजिटिव चलता है और इस साइड में क्या होता है, निगेटिव हमारे पास चलता है। जैसे -1, ये -2, ये -3, इस तरीके से ये डॉट डॉट इस साइड में चलेगा और इस साइड में पॉजिटिव चलता है। तो ये वास्तविक संख्या को हम लोग आराम से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इसलिए हाँ इसका आंसर होगा। क्या होगा? हाँ होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। तो ये जो होगी हमारे पास कैसी संख्या होगी, तो पूर्णांक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए, इसको हम लोग अगर संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसे होता है, तो 1, 2, 3, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और ये हमारे पास दिया हुआ है शून्य समेत, मतलब शून्य को भी हम लोग अगर शामिल कर लें और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लें, जैसे -1, -2 और ये -3 और ये -4, इस तरीके से हम लोग इसको शामिल अगर कर लेते हैं तो ये कौन सी संख्या बनेगी, तो ये पूर्णांक संख्या बनेगी। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण होगा अथवा नहीं। तो ये संख्या रेखा पर जो होता है पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या होता है। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए हमारा ऑप्शन सही होगा। इसलिए ये देखिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरीके से ये चल सकता है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। तो कहता है सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहा जाता है। सभी प्राकृत संख्या के संग्रह, जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, इन सारे प्राकृत संख्या के संग्रह में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर लेंगे तो ये जो संख्या बनेगी वो क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है, अगर पूर्णांक b a से पूर्णांक से कहता है
में पूर्णतः विभाजित है तो BA को क्या कहा जाता है। तो अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कोई संख्या अगर हमारे पास, जैसे अगर आप पूर्ण संख्या B A से पूर्णतः विभाजित है, मतलब A से ये डिविजिबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है A करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित किया जा सकता है। तो 0 से किसी पूर्णांक संख्या को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे 5 दिया हुआ है, अगर हम लोग 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम लोग 0 से किसी संख्या पूर्णांक को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग जो है हम लोग मौसा निकालने में करते हैं। दो संख्याओं के क्या चीज निकालने में, मौसा को निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो जो विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो किस रूप का होता है, तो 2q + 1 के रूप का। कैसे होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। जैसे हम लोग अगर जैसे 3 को लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 2 + 1 लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 और q लिख दें, ऐसे q और +1, तो ये क्या हो जाएगा, q के स्पेस में अगर हम लोग q = 1 2 3 4 रखते हैं, तो देखिए ये हमारे पास 2q + 1 के रूप में अगर रखेंगे तो 2 1 = 2 और 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 और 1 5, मतलब 2 2 के 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा। इसी तरीका से ये हमारे पास आगे की तरफ आएगा। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये डी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो सम संख्या कैसा होता है, 2 4 6 8 इस टाइप से होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और q लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 q के स्पेस में अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये 2q + 2q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सम संख्या को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है वो शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए होता है। इसलिए शून्य को छोड़ करके सभी पूर्णांकों के लिए ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर में देखते हैं। तो 13 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किस पूर्णांकों के लिए संभव है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की प्रेमिका जो होती है केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए शामिल होता है। किसके लिए होता है, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर को देखते हैं। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d विभाजित होगा। तो d जो है a और b दोनों से क्या होगा, विभाजित होगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे हमारे पास अगर हम लोग कहें कि 2 और 3 हमारे पास दो संख्या है तो इसका HCF जो होगा वो HCF क्या होगा, तो 1 होगा। और 1 से ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, विभाजित होंगी। जैसे हम लोग अगर और भी नंबर ले लें, जैसे 2 और 4, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से ये नंबर और ये दोनों नंबर क्या होगा, विभाजित होगा। इसलिए इसी तरह से हम लोग इसको क्या किए हैं, a और b जो है संख्या HCF का है तो d जो है बड़ा पूर्णांक होगा तो ये HCF से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक c और d हो और भागफल q और शेषफल r है
तो क्या है, यहाँ कहता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन d, तो कौन से कथन सत्य होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे d q क्या हो जाएगा, d और q हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर को देखते हैं। तो कहता है दो धनात्मक पूर्णांक c और d, c इज ग्रेटर देन d है, तो इसका HCF होगा तथा HCF क्या होगा अगर शेष फल r है, इसका HCF जो होगा d होगा, क्या होगा d, क्योंकि d जो है इसमें क्या है, स्मॉल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे हम लोग अगर देख लें, जैसे 2 और 4 अगर हम लोग ले लेते हैं और ये 2 4 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसका ये जो स्मॉल वाला जो नंबर होगा ये 2, इसका क्या होगा, HCF होगा, क्योंकि ये r इसमें शेष कोई नहीं होगा। तो इस तरीका से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है c और d दिया हुआ था, तो ये हमारे पास क्या होगा, d जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक c और d, c इज लेस देन c इज ग्रेटर देन d और r नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास cd किसके बराबर होगा, तो cd का HCF जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास HCF जो होगा इसका दो धनात्मक पूर्णांक का d और r होगा, क्या होगा, dr, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर को देखते हैं। तो कहता है 18 का परिमेयीकरण गुणांक है, तो परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा 18 का, तो देखिए इसको अगर हम लोग निकालते हैं इसका परिमेयीकरण गुणांक, जैसे 18 को 2 से अगर डिविजिबल करते हैं तो 9 हो जाएगा और 3 से डिविजिबल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये क्या होगा, इसका गुणांक जो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो हम लोग 3 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका जो है 3 रूट 2 हो गया, इसलिए इसका परिमेयीकरण गुणांक जो होगा ये क्या होगा, 2 होगा, रूट क्या होगा 2, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 45 तथा 60 का मौसा है, तो देखिए 45, तो 45 को और ये हमारे पास है 60, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, देखिए 45 को ऐसे तोड़ लेंगे हम लोग, नहीं आएगा तो देखिए ये क्या करेंगे, 3 से इसको फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। इसी तरीके से 60 को इस तरह से तोड़ लेंगे हम लोग, तो 2 से होगा तो 30, 2 से तोड़ेंगे तो ये 15 और 3 से तोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या क्या आया, 2 इंटू 2 और इंटू 3 और इंटू 5। तो हम लोगों को HCF जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग को जब मैच करता है वही HCF होता है, तो देखिए ये 3 और 3 और ये 5 और ये 5 दिया हुआ है, तो 3 और 5 जो है इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा, मतलब 3 5 जब 15, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो एक हम लोग अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन देख लीजिए कैसे, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या 3 है और एक अपरिमेय संख्या √2 है, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√2 जो आएगा ये कैसी संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर देखते हैं। तो कहता अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जैसे 2 है तो इस √2 को हम लोग
P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस तरीका से अगला क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर दिया है। तो देखिए, निम्न में असत्य कथन को पहचानिए। इसमें हम लोगों को ऐसी संख्या गलत जो ऑप्शन है उसको हमको क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए क्या कहता है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारे पास कथन जो है फर्स्ट वाला वो सही दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आया, 3√2 आया। तो ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो सभी अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, जैसे 3 है परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये 23 नंबर में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्न में किस परिकलन करने के तरीके हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं, तो HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, HCF। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है। तो तथा मसा 2 दिया हुआ है। तो a का वैल्यू क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे ये हमें पता है कि a क्रॉस 18 मतलब ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो HCF और LCM के गुणनफल के क्या आता है, बराबर आता है। इसलिए हम लोग इसका a का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना है तो 36 × 2 और बाई 18 करेंगे। तो 18 2 जा 36, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। इसलिए 4 और जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 25 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 5, 15, 20 और का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो इसका हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 60 हमारा क्या हो जाएगा, इसका 5, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग इन्हें फाइंड किया। तो देखिए हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो 5, 15 और 20 लेते हैं। तो अगर हम लोग 5 से एलसीएम निकालते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 आया। तो ये क्या आया, एलसीएम आ गया। और हमारे पास एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा तीनों का, तो एचसीएफ हमारे पास 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। अब देखिए अब हमारे पास दिया हुआ ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है 60 और रेशियो 5। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो ये क्या आया 12:1। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर को देखते हैं। अगर 26 नंबर में दे रहा है कि अगर x एक भाज्य संख्या को P2, P3, Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1, P2, Pn कैसी संख्या होगी। तो ये जब हम लोग किसी संख्या को, कोई भी संख्या को अगर हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास 12 है तो इसको अगर हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये देखिए 2 3 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 से फिर कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 12 का गुणनखंड अगर क्या आया 2 × 2 × 3 आया। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर ये क्या है 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो ये जो है Q1 ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। इसी तरीका से आगे भी होगा अगर हम लोग को क्वेश्चन ये जो नंबर है ये अगर ग्रेटर होगा तो ये क्या चीज का Q क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर को देखते हैं। तो 27 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है 4 का पावर n। क्या दिया हुआ है, 4 का पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे क्या होना चाहिए। तो चाहे क्या, कौन सी अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है 2, और हम लोगों को अगर शून्य पर किसी नंबर को फिनिश करना है तो इसको 5 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 इससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को तो क्या हो जाता है, 2, मतलब उसके अंतिम संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर को देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा विभाज्य होगा। ये देखिए हम लोग अगर 2 से इसको डिविजिबल करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 और 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 21 और ये 2 3 3 7 21 और 3 7 21 आ जाएगा। अब हम लोग इसको 7 से डिविजिबल कर देते हैं तो ये 1 1 और ये 1 आ जाता है। इस तरीके से अगर फिर से ये 3 से डिविजिबल करते हैं तो 3 3 9 और 3 7 21 आ जाएगा। तो ये देखिए अब हम लोग इस सभी नंबरों को ऐड करते हैं, क्या बोला है, योगफल। तो योग अगर कर देते हैं, जैसे हमारे पास 2 + 3 + 3 + 7 + 3 + 37 करते हैं। तो देखिए ये 7 3 10, 10 और 8 18 और 37 हो जाएगा। तो 37 और 18 क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है 37 और 18 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55 जो होगा। अब हमारे पास देखिए 55 को डिविजिबल करने के लिए हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए न 6 से, न 4 से, न 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये हमारे पास इनमें कोई नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर में क्या दिया हुआ है, अगर P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो √PQ क्या है। तो 2 अभाज्य संख्या का रूट, जैसे अगर हम लोग, जैसे ये हमारे पास 2 है एक अभाज्य संख्या और एक 3 अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 जो ये कैसी संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है। तो ये दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।